एडवोकेट बाबर कादरी, इससे पहले सैयद शुजात बुखारी, दोनों को अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया। अज्ञात बंदूकधारी, ये वही अज्ञात बंदूकधारी हैं जिन्होंने अब्दुल गनी लोन को एक बड़ी जनसभा में, जिन्होंने अब्दुल गनी लोन के ऊपर गोली चलाई। ये वही अज्ञात बंदूकधारी हैं जिन्होंने मीरवाइज उमर फारूक के पिता मीरवाइज फारूक के ऊपर गोली चलाई और उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। ये वही अज्ञात बंदूकधारी हैं जिन्होंने कई और कत्ल कश्मीर में किए, और किए भी इस तरीके से कि आम कश्मीरी जिसके जहन में 24 घंटे यही है कि कोई भी मौत अगर हो। इससे पहले आपको याद होगा जमियत अहले हदीस के एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, वो भी आपके जहन में ताज़ा होगा। अक्सर जब ये इस तरह के हादसा कश्मीर में होते हैं तो जिस वक्त ये हादसा होता है उस वक्त इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तमाम काम जो है ये हिंदुस्तान की एजेंसियों का है, इसके पीछे आईबी का हाथ है, इसके पीछे रॉ का हाथ है, इसके पीछे फलां का हाथ है और इसके पीछे फलां का हाथ है। लेकिन तारीख जैसे जैसे आगे जाती है, 5-6 साल नहीं 2-4 साल के अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बोल पड़ता है कि मेरे अब्बा का कातिल कौन है मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि किसकी ईमा पर मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया था, मैं जानता हूं। वो शख्स आज हाई मॉरल ग्राउंड लेने की बात न करे। ये बात लोग करते हैं और तारीख में भी लोगों ने ये बातें करी हुई हैं। बाबर कादरी को कत्ल क्यों किया गया? सैयद शुजात बुखारी को खामोश क्यों किया गया? अब्दुल गनी लोन मरहूम को खामोश क्यों किया गया? ये इन सब लोगों को खामोश क्यों किया गया? ये क्या कर रहे थे? अगर आप इस तारीख को खंगाल कर देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा ये लाइन से हटकर बात करना शुरू हुए थे। लाइन से हटकर बात, और मैं बिल्कुल साफ और डंके की चोट पर कहता हूं, लाइन से हटकर बात करने का मतलब यह है कि आप पहचान गए हैं कि पाकिस्तान के हाथों में आप खिलौने के सिवा आपकी कोई औकात और हैसियत नहीं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स और एम्बिशंस के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। आप सिर्फ एक मोहरा हैं, मोहरे से ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं। ये सच है, ये हकीकत है। इसको आपको सुनने में बहुत तकलीफ हो रही होगी, मगर ये हकीकत है। क्या कह रहे थे एडवोकेट बाबर कादरी? क्या कह रहे थे? आपने पूरा वीडियो सुना होगा, मुझे दोबारा से कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिरकार क्या वजह है वो लोग जो आजादी की बात करते हैं, वो लोग जो कश्मीर में, वो नौजवान जिन्हें आईआईटी, आईआईएम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिविल सर्विसेज में टॉप रैंकर्स में होना चाहिए और उन्हें देश की सेवा करनी चाहिए, वो नौजवान बंदूक जब उठाते हैं, वो लोग जो उन्हें शाबाश शाबाश कहते हैं, वो लोग जो उनके हक में अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखते हैं, वो लोग जो इंटरनेशनल फोरा पर अलग अलग अखबारों का इस्तेमाल करके उनकी तारीफ करते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, वो लोग आखिरकार अपने बच्चों को इस भट्टी का ईंधन क्यों नहीं बनाते? यही कह रहे थे एडवोकेट बाबर कादरी। वो ये सवाल पूछ रहे थे कि हमको आजादी भी चाहिए और हमें सुकून और इत्मीनान की नींद भी चाहिए। हम आजादी का गीत भी गाएंगे और बड़े सुर में गाएंगे। आजादी का गीत गाने के साथ साथ में हमको ऑडी और फरारी में भी सुकून और इत्मीनान के साथ घूमना है। हम आजादी का वावेला भी करेंगे और दूसरी तरफ से हम लोग, एक तरफ आजादी का वावेला चल रहा है और दूसरी तरफ से हम लोगों ने अपने कारोबार भी चमकाने हैं। अपने कारोबार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम एक तरफ से गांव देहात में
शहर में मिडिल क्लास, नए जो अर्बन सेंटर्स जम्मू कश्मीर में बने हैं, उनमें जो नौजवान गरीब घरों से निकलकर, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकल रहे हैं, मजहब को भी साथ साथ में समझ रहे हैं, हम उन्हें यह कहेंगे कि यह आजादी बड़ी खूबसूरत चिड़िया है, यह पेड़ पे बैठी है, बस ये पेड़ पे बैठ गई है और अब बस कुछ दिनों के, कुछ घंटों और मिनटों की बात है। ठीक 1999 में भी यही किया गया, ठीक 1999 में भी यही किया गया। यही आजादी का ख्वाब उन गरीब नौजवानों को बेचा गया जो 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास थे। कुछ एक ग्रेजुएट, कुछ एक पोस्ट ग्रेजुएट, और कुछ एक डॉक्टरेट, कुछ एक पायलट, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए। ये जो मैट्रिक पास, 10वीं पास और 12वीं पास थे, इन्हें यह ख्वाब दिखाया गया कि जब ये इलाका आजाद होगा तो आप इस इलाके के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लग जाएंगे, आप यहां के डीएसपी होंगे, थानेदार होंगे, ये होगा वो होगा। और ये गरीब घरों के बच्चे इस भट्टी का ईंधन बने। और हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अपना स्ट्रैटेजिक गोल, सिर्फ एक मकसद, एक गोल, कि 1971 में जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश की मदद की ताकि पाकिस्तान के जुल्म से उसको आजाद किया जाए और बांग्लादेश बन गया, बस ये वही तकलीफ है, ये वही टीस है, ये वही परेशानी है जिस परेशानी को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के नौजवानों को इस भट्टी का ईंधन बना रखा है। और इस भट्टी का ईंधन बनाया किन की मदद से? उन लोगों की मदद से जो वीवीआईपी क्लास में है। बड़ी हैरानी होती है मुझे 14 साल सहाफत करते हुए हो गए। इस 14 साल की सहाफत के बाद मैं दो चीजें समझ नहीं पाया। जैसे मैंने कहा, मुझे आजादी भी चाहिए, मुझे ऑडी भी चाहिए, मुझे आजादी भी चाहिए और मुझे आजादी के साथ साथ में एक 5 स्टार 7 स्टार होटल भी चाहिए। मुझे आजादी भी चाहिए, मुझे आजादी का महिमा मंडन भी करना है, उसकी तारीफ भी करनी है, ताजीम भी करनी है, और जो बच्चे इस अंधी दौड़ का हिस्सा बने उनकी तारीफें भी करनी है। और उसके बाद मुझे राजभवन के चक्कर भी लगाने हैं। मुझे घर बैठ के डिसाइड करना है कि आने वाला जो मंत्रिमंडल होगा उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होगा। मुझे डिसाइड करना है ये बैठकर कि किस डिवीजन में किस अफसर को लगाया जाएगा। मुझे यह तय करना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन अफसर किस कुर्सी पर बैठेगा। मुझे यह तय करना है कि किस स्कूल में कौन सा मास्टर काम करने के लिए जाएगा। मुझे यह इंश्योर करना है कि मेरे परिवार के लोगों की पोस्टिंग मेरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना हो। मुझे यह इंश्योर करना है कि मेरे परिवार के लोग मेरे दाएं बाएं हो, मगर मैं सुबह शाम आजादी का गीत गाऊंगा। मुझे आजादी का गीत गाना है, मुझे ये जरूर गीत गाना है। यह मैंने इसलिए गाना है ताकि इस गीत को सुबह शाम उस गरीब का बच्चा, उस मिडिल क्लास वाले का बच्चा जो जज्बाती होते हैं, वो ये गीत मेरा सुबह शाम सुनता रहे। मैं तकरीर बड़ी खूबसूरत करता हूं, मेरी तकरीर में बड़ा दम है, बड़ा कमाल है मेरी तकरीर में। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ऑक्सफर्ड जाए, ऑक्सफर्ड से ये तकरीर का हुनर सीख कर आए, और उसके बाद जब वो अंग्रेजी फरनाटे सी अंग्रेजी बोलता हुआ अलग अलग स्टेजों के ऊपर बोलेगा, दुनिया कहेगी देखा आपने, फला का बेटा है क्या कमाल की अंग्रेजी बोलता है, फला की बेटी है क्या कमाल की अंग्रेजी बोलती है। मगर मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को इस भट्टी का ईंधन नहीं बनने दूंगा। मेरी बच्ची पत्थर मारने नहीं जाएगी, मेरी बच्ची को मेलिंसन में पढ़ना है, मेरी बच्ची को बिस्को में पढ़ना है, मेरे बच्चे को डीपीएस जाना है, मेरे बच्चे को दिल्ली के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ना है। मेरा बच्चा क्या करेगा, उसको क्या जरूरत है ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में पढ़ने की? उसे क्या जरूरत है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर में पढ़े? उसे क्या जरूरत है कि वो कोठी बाग में जाकर पढ़े? अरे भाई, मेरा बच्चा दिल्ली विल्ली में पढ़ेगा कहीं, बॉम्बे में पढ़ेगा कहीं। और उसके बाद मैं बड़ी शान से कहूंगा, मेरा बड़ा बेटा जो है वो डॉक्टरेट इंग्लैंड से करके आया है, मेरी छोटी बेटी जो है वो डॉक्टरेट अमेरिका से करके आई है, और उसके बाद वो डॉक्टरेट लोग किताबें लिखेंगे कश्मीर के ऊपर, मेरे और आपके ऊपर। मेरी आप बीती सुनाएंगे, आपकी आप बीती सुनाएंगे। एक
नौजवान था, बड़ा जोशीला था, 12वीं क्लास में उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वो जुल्म और सितम से बड़ा परेशान हुआ था, और वो किताब बनेगी, बड़ी खूबसूरत किताब लिखेगा, और वो किताब बाद में पूरी दुनिया में बिकेगी, और बिल्कुल मुनाफा नहीं कमाएंगे उस किताब से, बिल्कुल नहीं। उस किताब से जो भी मुनाफा होगा वो सारे का सारा मुनाफा उन यतीमों के खातों में जाएगा, उन कमजोरों के खातों में जाएगा, उन बच्चों के खातों में जाएगा जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, जिन्होंने छोटी छोटी उम्रों में जिनके सुहाग उजड़ गए, वो बच्चियां जिन्होंने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, जवान हुई तो पता चला 2 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र में उनके अब्बा जो है वो मारे गए, किसने मारा, कैसे मार दिया, कोई पता नहीं। एडवोकेट बाबर कादरी के बच्चे भी कल पूछेंगे अपनी अम्मी से, कौन लोग थे, क्यों मेरे अब्बा को क्यों उन्होंने मेरे अब्बा को शहीद किया, क्यों उन्होंने मेरे अब्बा को मारा, पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे। लेकिन ये सब सवाल, ये सब जवाब आम आदमियों के लिए हैं, खासों के लिए नहीं। बहुत सारी कहानियां मेरे पास हैं, सुनिए, बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक आईएएस बाबू, पूरी जिंदगी जिस आदमी ने सिविल सर्विसेज, जो आदमी सिविल सर्विसेज में रहा, उसका बेटा बहुत खूबसूरत कहानीकार है, वो कश्मीर के ऊपर बड़ी खूबसूरत किताबें लिख रहा है। अब्बा को कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि जब बेटे ने कश्मीर के ऊपर कहानियां लिखनी शुरू की, कश्मीरियों का दर्द उसको समझ में आया, अब्बा को हिम्मत नहीं पड़ी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते, कहते कि नहीं, कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट लूंगा। अब्बा ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं ली। एक और दोस्त है हमारे, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, एक अखबार नवीस को, जर्नलिस्ट को कितना गैरतमंद होना चाहिए, उसकी गैरत का पैमाना क्या होना चाहिए, वो गैरत के पैमाने पर वो मुझे लेक्चर दिया करते थे। बड़ी खुशी होती थी उनका लेक्चर सुन के, दिल बाग बाग होता था, और अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान भी बताते थे। और ये भी उन्होंने तय किया कि जो मर्जी वो हो जाए, मैं आईएएस नहीं लूंगा, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं लूंगा। उसके बाद जनाब एक हुकूमत का हिस्सा भी बने, जनाब ने 2-2 पोर्टफोलियो भी लिए, वो भी कैबिनेट मंत्री के पोर्टफोलियो। और बदकिस्मती की बात ये, जिनके वो रहनुमा और रहबर थे, उन्होंने ही मुर्दाबाद के नारे उनके लिए लगाए। और ये तीखा सच है, गले से नीचे उतरेगा नहीं, थोड़ा और आगे आइए। एक और मेहरबान है, बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं कश्मीर में, बहुत बड़े, इनका कद इतना बड़ा है कि पूछिए मत। मैं नया नया कश्मीर टाइम्स में कुछ लिखता था, मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया। इंटरव्यू हुआ, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया मैंने, और उस इंटरव्यू में मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आप ये मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वाकई दहशतगर्दों ने नहीं, बंदूक बरदारों ने नहीं, पाकिस्तान के मददगारों ने नहीं, बल्कि वो डर से और खौफ की वजह से कश्मीर छोड़कर निकल गए थे, तो आप कहिए ना कि एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो प्रोब करे, मालूम करे कि सच क्या है। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए, जल्दी लिखिए। मैं खबर बनाने लग गया। 10 मिनट गुजरे होंगे, एक हजरत पहुंच गए, जनाब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो इंटरनेशनल प्रोब वाली लाइन है ना, वो नहीं लिखिएगा इसमें। ये हमारा किरदार है, ये हमारा कैरेक्टर है। मेरे पास सुनाने के लिए बहुत कहानियां हैं, और इन तमाम कहानियों के गवाह तमाम जिंदा हैं, कोई भी मरा नहीं। मेरी खुशकिस्मती है, वो मरे इसीलिए नहीं शायद ताकि वो सबूत के तौर पर खड़े हों। वो बच्चे, जिन बच्चों ने को डोडा में कहा गया कि आजादी की वो चिड़िया जो है वो पेड़ के ऊपर बैठ गई है, बस कुछ दिनों की बात है, मारे गए। कितने घर डोडा के तबाह हुए। बाद में सुनने में एक बार यह भी आया कि हुर्रियत के कुछ लीडरों ने मिलकर कोई चंदा वंदा जमा किया था या कुछ पैसे जमा किए थे, उनके बैल खरीदे गए उन परिवारों के लिए कि इनको बैल दे दो, एक एक बैल खरीदे गए। गाय दे दी होती, कम से कम दूध ही बेचते, बैल एक एक सबको दिया गया। यह हकीकत है, यह सब कुछ तारीख का हिस्सा है, यह सब कुछ तारीख में हो चुका है। इतनी माएं हैं कश्मीर में कि अब रोना भी भूल गई हैं। पहले
इस भट्टी में उनका सुहाग गया, फिर बेटा गया, फिर पोता गया, और कहने वाले आ जाते हैं, एक लंबी तकरीर करते हैं। बड़ा खूबसूरत उर्दू का एक प्रेस नोट आता है, बड़ा लंबा लंबा उसमें उर्दू लिखा होता है। मेरी तो समझ में भी उतना उर्दू नहीं आता, वो सारा उर्दू उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा होता है। और उस उर्दू का मकसद यह होता है कि उस मां को यह कहा जाए कि रोना मत, फिक्र मत करना, हम यही हैं। कुनन पोशपुरा का नाम बड़े सारे एक्टिविस्ट बड़ा लेते हैं, उसके अलावा बड़ी सारी जगहों का नाम बड़े सारे एक्टिविस्ट बड़ा लेते हैं, लेकिन वो एक्टिविस्ट जिनके हमनवा, हमसफर और हमदर्द हैं, उन हमनवाओं, हमसफरों और हमदर्दों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शादी क्यों की? उन हमदर्दों ने पाकिस्तान में जाकर शादी क्यों की? क्या कश्मीर में उनको बेटियां नजर नहीं आ रही थी? क्या जिन घरों को वो कह रहे थे ये घर उजड़ गए, क्या उन घरों को आबाद करने का हौसला और हिम्मत इन लोगों में नहीं थी? आप तो जमीर जिंदा लोग हैं, आपके जमीर तो मरे नहीं हैं, तो आपने वो घर आबाद क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? साफ है, एडवोकेट बाबर कादरी ने सच कहा, और सच हमारे गले से नीचे नहीं उतरता। पाकिस्तान के पिट्ठू, पाकिस्तान की ईमा पर और पाकिस्तान की शय पर सांस लेने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कश्मीर के अंदर बदलाव आए। कश्मीर के समाज को सोचना होगा, आम नौजवानों को सोचना होगा कि आपको जिस भट्टी के ईंधन का हिस्सा बनाया जा रहा है, इससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं। आपकी बर्बादी और आपकी तबाही के ऊपर मीनार खड़े करने वाले लोग हैं ये। आपकी तबाही और आपकी बर्बादी के ऊपर 7 स्टार होटल बनाने वाले लोग हैं ये। आपकी तबाही और आपकी बर्बादी के ऊपर प्लेशियर बंगलोज बनाने वाले लोग हैं ये। और ये वो लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, जिन्हें कह रहा हूं उनके कान में मेरी बात सीधी पड़ जाएगी। जनाब, बिस्तर में सिलवट हो तो आपको रात भर नींद नहीं आती। आप कहते हैं कि आप कश्मीर के नौजवानों को ये देंगे वो देंगे। इतनी बड़ी ममलिकत, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी का इतना बड़ा दिल कि कोई हिंदुस्तान का कोना ऐसा नहीं है जिस हिंदुस्तान के कोने में एक मां इसलिए रोती है क्योंकि उसका बच्चा फौज में था और वो कश्मीर आया और कश्मीर में आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हुआ। हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी माएं आपको मिलेंगी, उनके दिलों में ये दर्द आपको मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क सिर्फ इतना कहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की शय पर काम करने वाले लोगों का साथ छोड़ दीजिए। भारत का ये तिरंगा, भारत की डेमोक्रेसी, वही एक रास्ता है, उसके अलावा कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये तमाम सियासतदान जो आज अलग अलग डफली बजाना शुरू हो गए हैं, इन पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने 14 साल के अपने जर्नलिज्म में इनके बहुत सारे रंग देखे हैं, बहुत सारे। मैं उन रंगों पर बात नहीं करना चाहता हूं। आउटलुक, इंडिया टुडे, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, इंटरव्यू होते हैं और मैनेजमेंट इतनी कमाल की कि इंटरव्यू गायब हो जाते हैं इन मैगजीनों से। इंटरव्यू गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था गया कहां, और उसके बाद बड़ी शान से कहा जाता था कैसा महसूस कर रहे हैं आप। ये सब कुछ होता था। आज पत्रकारिता को लेकर, जर्नलिज्म को लेकर हम सबको बड़ा दुख है जी। जर्नलिज्म तो रहा ही नहीं, जर्नलिज्म तो मर गया। जिंदा कब था? कब जर्नलिज्म जिंदा था? कब, किस दिन जर्नलिज्म यहां जिंदा था? जर्नलिज्म कभी भी यहां जिंदा नहीं था। हमें वो सॉमिल नहीं दिखती थी जो हमारे मंत्री दोस्त की होती थी, नहीं दिखती थी हमें वो वायलेशन दिखती नहीं थी जो हमारे अपने किसी खास की होती थी, नहीं दिखती थी। इसलिए आज जर्नलिज्म का रोना रोने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहां तो हालात ऐसे भी थे कि शाम को वाजवान हमने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के साथ खाना है और सुबह ट्विटर हैंडल पर आजादी ट्वीट करनी है। मतलब मेरी समझ से बाहर है। क्या मेरे मुल्क की जब आजादी हुई, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, मैंने बड़ा कोशिश की मालूम करूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के
रिश्तेदारों में से किसी का कोई बड़ा बिजनेस हाउस, कोई बड़ा बोट क्लब, कुछ ऐसा हो, मेरी नॉलेज में नहीं आया। लाल बहादुर शास्त्री के परिजनों के बारे में मालूम करने की कोशिश की थोड़ा बहुत। भगत सिंह के बारे में पता किया जाए, हो सकता है उनके परिवार के लोगों ने कोई बड़ी फैक्ट्रियां खोल ली हो। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपनी आजादी से निकाल के लाऊं कोई ऐसा कैरेक्टर जिस कैरेक्टर के बारे में मैं ये कह सकूं कि जनाब देखिए, ये कैरेक्टर ऑडी में भी घूम रहा था और ये कैरेक्टर आजादी भी मांग रहा था। बातें बड़ी तल्ख हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा। जिनको नहीं समझ आया है उन्हें इस वीडियो को दोबारा सुनना चाहिए ताकि उनको और अच्छे तरीके से समझ आए मैं कहना क्या चाहता हूं। एडवोकेट बाबर कादरी हूं, सैयद शुजात बुखारी हूं या कोई और हो, तारीख ने पलटना शुरू किया है और ये तारीख का पलटना जो है आपको गले से नीचे उतर नहीं रहा। तारीख नई लिखी जाने वाली है, बहुत कुछ नया होने वाला है। आपका ये प्रोपेगेंडा, आपके ये तमाशे, आपका ये पैदा किया हुआ खौफ अब हमें डराने वाला नहीं।